यूट्यूब चैनल फिजिक्स फेस चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर। आज हमारे पास टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने पीछे डिस्कशन की थी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को। ये होता है स्पेस और अ रीजन अराउंड अर्थ, रीजन अराउंड अर्थ वेयर it can attract the bodies toward itself. मतलब कहने का ये है कि अर्थ के इर्द गिर्द का वो रीजन जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। मैं इस मार्कर को अगर ऊपर फेंकूं तो जिस रीजन के अंदर ये मार्कर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और मार्कर इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वापस डाउनवर्ड आएगा, ये सारी की सारी फील्ड आपके पास क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है और अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है, वो स्पेस, वो रीजन आपका कौन सा होता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने टॉपिक डिस्कस करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके लिए एक और पॉइंट आप लोग देख लें। वो पॉइंट आपके पास क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको आप लोग क्या रहते हो, कंजर्वेटिव फील्ड। ये फील्ड आपके पास क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड। अब आप लोग पूछेंगे कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड को। टू कंडीशन is always satisfied। जो फील्ड आपके पास दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, जो कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास होगी वो, उसके लिए दो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन क्या होगा कि अगर आपके पास कोई फील्ड आप लोग कंजर्वेटिव ले रहे हो तो उसके लिए जो पहली कंडीशन है वो ये हो जाएगा कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन इनक्लोज्ड पाथ क्या है, वो जीरो हो। अगर किसी भी जगह में क्लोज पाथ में वर्क डन अगर आपके पास क्या हो, जीरो हो, तो उस फील्ड को आप लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। और नंबर बी आपके पास क्या है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड। अगर ये दो कंडीशन किसी भी फील्ड में फॉलो हो रही हैं तो आप लोग कहेंगे वो फील्ड आपके पास क्या है, वो कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब आप कहीं पे दो पॉइंट्स पे जा रहे हैं, सपोज करें यहां पे आपके पास कोई पॉइंट ए है और आप लोग किसी पॉइंट बी पे जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोई दो डिफरेंट आपके पास पाथ लेते हो। तो लेट्स सपोज करें आप लोग पहले यहां से घूम के यहां पे आते हैं, कोई पॉइंट सी है, और फिर यहां से आप लोग यहां पे आ जाते हो पॉइंट बी पे। अब ये वाला पाथ सपोज करें पाथ नंबर 1 है और दूसरा पाथ आपका ये डॉटेड पाथ है कि आप लोग सीधा डायरेक्ट ए से बी पे जा रहे हो। लेट करें ये वाला पाथ आपके पास क्या है, ये पाथ नंबर 2 है। अगर दोनों केसेस के अंदर वर्क डन सेम हो, यहां से लेकर यहां बी तक, आप चाहे जिधर मर्जी से, अब तीसरा बंदा वो यहां से घूम के यहां से घूम के यहां पे आ रहा है। अब इन तीनों केसेस के अंदर ये पाथ 3 कंसिडर करें, अगर वर्क डन सेम है तो आप लोग कहेंगे ये जो फील्ड आपके पास है जिसमें ये वर्क हो रहा है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। सो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। अगर आप लोग पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से होते हुए पॉइंट बी में जा रहे हो और फिर सी ए में आ रहे हो, तो ये वर्क डन आपके पास क्लोज पाथ में क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो है,
या वर्क डन इंडिपेंडेंट है टू द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, देन दैट फील्ड इज ऑलवेज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। ये तो आपके पास दो कंडीशन थी जो कंजर्वेटिव फील्ड को सेटिस्फाई कर रही थी। इस कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो फोर्सेज लग रही होती हैं, यहाँ पे जो फोर्सेज आप लोग देख रहे होते हैं, उन फोर्सेज को आप लोग कह रहे होते हो कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सेज यहाँ पे कौन सी होती है? वो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेज। द फोर्सेज एंड अ कंजर्वेटिव फील्ड आपके पास कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेज। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेज की अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके पास क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नंबर 2 आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आपके पास है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी आपके पास क्या है? ये भी आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरीके से आपके पास स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग पे फोर्सेस लग रही होती हैं, ये सारी की सारी फोर्सेस आपके पास क्या है? ये आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस है। सो वो फोर्सेस जो कंजर्वेटिव फील्ड में लगेंगी उसको आप लोग क्या कहेंगे? उसको आप लोग कहोगे कंजर्वेटिव फोर्सेस। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप लोग देखें, यहाँ पे तो हमने एग्जांपल लिया ग्रेविटेशनल फोर्स की, स्प्रिंग फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की भी बात कर दूं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके पास कौन सी होती हैं? जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में लगे। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पर कौन सा होगा? जिसपे ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। वर्क डन क्लोज पाथ में जीरो नहीं होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और वर्क डन सिर्फ पाथ पे, जो वहां पे पाथ है उस पर डिपेंड करेगा। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में आपके पास एग्जांपल आ जाती है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास क्या होती है? ये नॉन कंजर्वेटिव है, जो डिपेंड करती है कहाँ पे रफ सरफेस है, कहाँ पे नहीं है। जहां पे रफ है वहां पे कोई और वर्क होगा, जहां पे स्मूथ है वहां पे कोई और वर्क होगा। इसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस, बहुत दफा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो एयर रेजिस्टेंस भी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है। इसी तरीके से नॉर्मल फोर्स आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है। अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग की बात करें, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो ये आपके पास क्या है? ये भी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में अप्लाई होती है। अगर आप लोग फर्दर इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कंजर्वेटिव फील्ड को, तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आप लोग देखें, यहां पे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है? अप्लाई होता है। ओनली इफेक्टिव होता है, ये अप्लाइज होता है। बाकी कंसेप्ट आप लोग इतना यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे होते। और इस केस के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी आपके पास कांस्टेंट होती है। अगर ये कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हैं तो आप लोग कहते हो कि आपके पास क्या हो जाएगा? वो फील्ड आपके पास हो जाएगी कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये तो हमने डिस्कशन की है कि ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसका मतलब है अगर अगर आप लोग वर्क डन देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और क्लोज पाथ के अंदर वो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब आपने दो कंडीशन याद करनी है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो if and only work done in a closed path is zero, or work done is independent to the path followed by a body, then that work done is known as a conservative work। वहां पे जो फोर्सेज होंगी वो कंजर्वेटिव हो जाएंगी, उस फील्ड को आप लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। चलिए हम लोग अपने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट करें आपने कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, तो अब आप लोग लेट करें कि आपने वर्क डन करना है कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। लेट करें आप लोग एक अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है? ये पॉइंट ए है। चलिए यहां पे लेट करें, ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा है? ये पॉइंट ए है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कोई आपके पास है सी। आपने किसी ऑब्जेक्ट को, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपने उसको पॉइंट ए से पॉइंट सी में लेके जाना है। और ये जितना भी काम आप लोग कर रहे हो, सपोज करें ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग करेंगे ये जो पॉइंट ए और सी है, लेट ए और सी आपके पास है, ये कहां पे है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। और आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे सपोज करें, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका सर्टेन वेट है, ऑब्जेक्ट उसका सर्टेन वेट है, और आप लोग उसको पॉइंट ए से पॉइंट सी पे डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं। सपोज करें आप लोगों के पास जो पहला पाथ है वो आप लोग कहते हैं नहीं, मैं यहां से घूमता हूं
इस ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ पे आता हूँ और फिर यहाँ से मैं सीधा इस ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाता हूँ आपके पास पॉइंट सी के ऊपर। लेट करें ये वाला पाथ आपके पास क्या है, ये पाथ नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सपोज करें ये वाला पाथ आपके पास कौन सा है, पाथ नंबर 1 आपके पास आ गया। चलिए दूसरा पाथ आपका ये हो सकता है कि यहां से आप लोग सीधा ऊपर चले जाएं। अब दूसरे पाथ की बात करते हैं तो लेट करें कि आपके पास ये जो डॉटेड पाथ है ये वाला आपके पास है पाथ नंबर 2। आप कहते हो मैं ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर लेके जाता हूं और फिर यहां से मैं इसको सीधा जो है वो पॉइंट सी की तरफ लेके जाता हूं। मैं इस पाथ को आपके पास क्या कह रहा हूं, पाथ नंबर 2। इस पॉइंट को आप लोग कह लें पॉइंट बी और इस पॉइंट को आप लोग कह लें पॉइंट डी। और तीसरे केस में आप लोग क्या कहें, तीसरे केस में चले हम लोग एक और पाथ भी ले लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे ऐसे करते हो कि इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह आप लोग लेके पॉइंट सी की तरफ लेके जा रहे होते ऐसे, और ये वाला पाथ में ले रहा हूं लेट करें पॉइंट पाथ नंबर के आपके पास 3 है। अब फिगर को और से देखें, मैं फिर समझा रहा हूं। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट ए और आप लोग इस पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को किधर लेके जाना चाह रहे हो, ये वाला आपके पास फाइनल पॉइंट है, ये वाला आपके पास कोई फाइनल पॉइंट है, यहां पे डिस्प्लेस करना चाह रहे हो और ये सारी कंडीशन किधर है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब आपके पास 3 पाथ है। पाथ नंबर 1 तो हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं, वर्क डन थ्रू पाथ आपके पास कौन सा है, 1 से। गौर से देखिएगा, वर्क डन पाथ 1 कौन सा है, ए से बी और बी से किधर है, सी पे। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं वर्क डन पहले हम लोग किधर फाइंड करेंगे, ए से बी पे फाइंड करेंगे, प्लस वर्क डन किधर करेंगे, बी से आप लोग किधर करेंगे, सी पे। सॉरी, वर्क डन बी से किधर करेंगे, सी पे। तो यहाँ पे क्लियर, आपको पता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप लोग इधर कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो, इधर आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोग इधर कर रहे हो तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर है, वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, ऐसे। तो एंगल कितने का है, 90 का है। एंगल 90 का है तो इस पाथ में वर्क डन क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या है यार, वो तो 90 है ना। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड है इस वाले पोर्शन में, वो डाउनवर्ड है और आप लोग इधर जा रहे हो, आगे जा रहे हो। मतलब आप लोगों का इस वाले पोर्शन में क्या सिनारियो है कि आप लोग ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे और वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड की तरफ। तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल बन रहा है 90 का, और 90 पे वर्क डन क्या होता है, 0। इसका मतलब है वर्क डन टू द पॉइंट ए टू बी क्या है, वो 0 है। तो ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी 0 की। प्लस अब बी सी की बात करें, बी और सी में तो आपको पता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप लोग जा रहे हैं, और आप लोग कंसीडर करें कि ये जो आपके पास टोटल हाइट, टोटल जो डिस्टेंस है, ये हाइट है, ये एच आपके पास है। लेट करें आपके पास कोई हाइट एच है, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एफ एन टू डी और वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉज ऑफ थीटा। इसको अगर मैं लिखूं डब्ल्यू पाथ 1 से वो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इन टर्म ऑफ वेट क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एफ जो वेट है, ये डब्ल्यू, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो तो हाइट आपके पास है, और कॉज ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आप लोग किधर जा रहे हैं, आप लोग तो ऊपर जा रहे हो ना, आप तो अपवर्ड जा रहे हो। तो हाइट किधर कवर हो रही है, वो तो अपवर्ड कवर हो रही है, लेकिन वेट किधर एक्ट कर रहा है, वेट डाउनवर्ड। तो एंगल कितने का है, यहाँ पे एंगल एक्ट कर रहा है 180 डिग्री का। तो कॉज ऑफ क्या है, कॉज ऑफ 180 डिग्री। अगर मैं इसको लिखूं तो डब्ल्यू किसके बराबर है, डब्ल्यू बराबर है एम जी के बराबर है, और एच आपके पास है कॉज ऑफ 180 किसके बराबर है, -1 के। तो वर्क डन थ्रू पाथ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, पाथ 1 आपके पास आ जाएगा -mgh। मतलब ये वाले पाथ से वर्क डन क्या आ गया, -mgh वर्क डन आपके पास आ गया। हमने प्रूव कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन क्या आएगा, आइदर वो दो जो कंडीशन हमने पढ़ी थी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हर पाथ से फिर सेम आना चाहिए, और क्लोज पाथ में 0 होगा, क्या वो आएगा या नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में भी स्टूडेंट्स देखें, यहां से जब आप पढ़ जाएंगे, आप लोग यहां से आप पढ़ जा रहे हैं, तो ये तो वही वर्क डन है जो यहां पे होगा। तो यहां पे पार्ट 2 से अगर आप लोग वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन थ्रू पार्ट 2 अगर आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट 2 है, तो वर्क डन थ्रू पार्ट 2 आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आप पढ़ जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो वैल्यू आ जाएगी अगेन -mgh यहां तक। और जब आप लोग इधर देखेंगे तो फिर इधर वही सिनारियो है, वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और आप लोग किधर जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल 90 का है तो ये 0। इसका मतलब है वर्क डन थ्रू पाथ 2 भी क्या आ रहा है, वो भी आपके पास आ रहा है -mgh। लेकिन दोनों वर्क डन अभी तक आपके कांस्टेंट आ रहे हैं, वर्क डन थ्रू पाथ 1 भी -mgh और वर्क डन थ्रू पाथ 2 भी क्या है, -mgh।
चलिए आप लोग पाथ 3 की जिक्र हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। अब पाथ 3 की बात करें तो पाथ 3 में आपके दोनों कंपोनेंट्स हैं। देखिए ना, ये जो आपकी स्टेयर्स बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस में भी बनी हुई है और वाई एक्सिस में भी बनी हुई है, और किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग एक्स और वाई में डिस्प्लेस कर रहे हो। जब आप लोग एक्स की बात करोगे एक्स एक्सिस में, ये मैं एक उसकी बात कर रहा हूं, ये देखिए कुछ वर्क डन ऐसे आप लोग कवर कर रहे हो। तो जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक आओगे तो वेट किधर है, डाउनवर्ड है। तो यहां पे जितने भी एक्स कंपोनेंट है वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो मेरी बात की समझ आ रही है नहीं? देखिए एक्स एक्सिस में वर्क डन क्या है, जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे कवर कर रहे हो ना एक्स एक्सिस में, और वेट किधर है, डाउनवर्ड है। और जो y एक्सिस है, मतलब कंसीडर करें ये वाला छोटा पोर्शन है, ये पहले y1, ये वाला दूसरा y2, ये वाला y3, इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला y डन, इसमें वर्क डन आपके पास हो जाएगा वही वर्क डन जो यहाँ पे आपने किया हुआ है। मतलब ये आपके पास हो जाएगा y1, और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आपके पास माइनस 180 का -1, ये वाला हो जाएगा y2। तो अगर इस पाथ की आप लोग बात करें, वर्क डन अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन थ्रू पाथ आपके पास कौन सा है, 3। एक्स वाले पाथ में क्या है, वर्क डन 0 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम जी, और वैल्यू पहले क्या है y1 प्लस y2 करते करते आपके पास क्या है yn तक हो जाएगा। लेकिन एंगल क्या बन रहा है y में तो एंगल यार वही बन रहा है जो यहाँ पे y पे बन रहा था 180 का। 180 क्या हो जाएगा, n टू cos ऑफ आपके पास क्या है 1/80 डिग्री, तो 1/80 डिग्री किसके बराबर है, -1 की। तो वर्क डन अगेंस्ट पाथ 3 आपके पास क्या हो जाएगा, -mg, और ये देखें y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या है, ये तो h है। अगेन वर्क डन आपके पास किसके बराबर आ गया, वर्क डन आपके पास आ गया -mgh। तो यही तो हम लोग कह रहे थे, हमने कहा था अगर ये फील्ड कंजर्वेटिव है, फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमने सबसे पहले लिखा है ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहां पे वर्क डन के लिए दो कंडीशन हो जाएंगी, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉरवर्ड। तो एक यार जिधर से मर्जी जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, वर्क डन की वैल्यू क्या आई है -mgh। और अगर दूसरी कंडीशन यहां पे लगाए तो वो भी ठीक है। अब चलें पॉइंट ए से स्टार्ट करें और वापस ए पे आ जाए, जिधर से मर्जी आ जाए। तो यहां से चलेंगे, यहां पे वैल्यू क्या है 0, अपवर्ड जाएंगे -mg, यहां पे वैल्यू क्या है 0, डाउनवर्ड आ जाएंगे +mgh, तो -mgh प्लस mgh, वर्क डन में क्लोज पाथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही तो हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है टू द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, और ये क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं क्लोज पाथ, लेट करें यहां पे मैं कोई क्लोज पाथ बनाऊं ना, ये कोई स्क्वायर बनाऊं, ऐसे मैं कोई स्क्वायर बना रहा हूं, यहां से यहां तक स्क्वायर बना रहा हूं, लेट्स सपोज करें आपके पास, सॉरी ये रेक्टेंगल आपके पास मान लीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग पोर्शन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप लोग फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी कोई, ये सी है, ये डी है, और ये फिर ए है। अब आप लोग वर्क डन फाइंड करें पॉइंट ए बी सी डी से ए तक, मतलब यहां से स्टार्ट हो, इन पाथ से होकर इधर ही आ जाए और किसी ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन फिर 0 है, और यहाँ पे नीचे आ रहे हैं टुवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +mgh। तो टोटल वर्क डन करें 0 -mgh प्लस 0 प्लस mgh, तो वर्क डन क्या आ रहा है 0। अगर ये वर्क डन 0 आ रहा है तो जो फील्ड आपके पास होगी वो कौन सी होगी, कंजर्वेटिव। और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज आपके पास क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। बस दो चीजें याद रखें, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव होगी, इसमें दो कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0, जी वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0, एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। जिधर से मर्जी घूम फिर के जाओ, वर्क डन उतना ही करना है। अगर ये कंडीशन है तो वो जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव होगी, वहां पे फोर्सेस जो होंगी वो कंजर्वेटिव होंगी। हमने वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, थोड़ा सा देख लें, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें, इसको खुद से समझने की कोशिश करें, और भी बेहतरी आएगी। यहाँ से जो एमसीक्यूज वगैरह बनते होते हैं वो बहुत आसान से होते हैं, आपको फोर्स पिक करनी होती है, आपको वहाँ पे फील्ड पिक करनी होती है। बाद दफ़ा आपसे वो क्वेश्चन दे रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अगर आप लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट आपके पास मास की अगर बात करें तो ये आपके पास होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको कह रहे होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर आपके पास होती है केजी।
अब ये वाला भी एक आपके पास क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो भी आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। थोड़ा सा प्रैक्टिस इस पे करें, उम्मीद है आपको और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।